Hello everyone, welcome to Saraswati Education Time. This is Himani Pandey. Today in this video, we are going to learn about the 10th schedule of the Indian Constitution. That says about the anti-defection law. तो स्पेसिफिकली आज की इस वीडियो में हम 10th शेड्यूल डिस्कस करेंगे जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड तब ये नहीं था। इट केम इनटू फोर्स बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसके ना होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। पहले क्या होता था कि एक पार्टी का मेंबर होता था, वो किसी एक पार्टी की टिकट से इलेक्ट होके आया लेकिन दूसरी पार्टी में स्विच कर जाता था। मतलब इफ द पर्सन इज इलेक्टेड फ्रॉम पार्टी ए एंड आफ्टर बीइंग इलेक्टेड वो पार्टी बी में चला जाए तो वो पार्टी चेंज कर देता था। इसकी वजह से क्या होता था, सरकारें गिर जाती थी क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हीं पर सरकारें टिकी हुई होती हैं। तो व्हेन दे स्विच टू अदर पार्टीज द गवर्नमेंट फेल डाउन। तो इस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होती थी। अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगा तो कंट्री को कौन रन करेगा? तो इस तरह से बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो जाती थी। दैट्स व्हाई देयर वाज नीड फॉर दिस लॉ। इसके लिए बहुत एक फ्रेज है जो बहुत पॉपुलर है, दैट इज आया राम गया राम। 1967 में हरियाणा के एक एमएलए थे मिस्टर गयालाल। तो उन्होंने एक दिन में 3 पार्टीज चेंज की थी, मीन्स थ्राइस इन अ डे। तो उन्हीं के इस काम पे द फ्रेज केम आउट एज आया राम गया राम। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डिफेक्शन. Defection is an act of changing party allegiance from one party on which the person got elected to another. As I already told, the person has been elected from one party. After some time वो दूसरी पार्टी में चला जाता था, सरकारें गिर जाती थी, तो उसी को बोलते हैं डिफेक्शन. There are many ways on which a person can be disqualified. तो डिफेक्शन वाला लॉ क्या करता है? ये पार्लियामेंट के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स, इट इज अप्लाइड फॉर बोथ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर. तो वो कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे? देयर आर मेनी मेथड्स. सो फर्स्ट मेथड इज इफ अ पर्सन वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप. मतलब कोई इलेक्टेड मेंबर है, एमएलए है या एमपी है, वो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. सेकेंड मेथड इज वो इफ अ मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, वोट्स कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी. तो हर जैसे कि कोई पार्टी है, उसका कोई इंस्टेंस है किसी बिल पर या फिर किसी इशू पर, सो दे डिसाइड कि उनका ये मुद्दा रहने वाला है. सारे मेंबर्स विल वोट और दे विल हैव से इस तरीके से. अगर कोई एक मेंबर है, उसने जो पार्टी ने डिसाइड किया, जो पार्टी की डायरेक्शन थी, उसके कॉन्ट्ररी, उसके खिलाफ वोट कर दिया, तो वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. और भी क्या हो सकता है? इफ अ मेंबर एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग. एक तो तरीका ये हो सकता है कि पार्टी ने कुछ और कहा और मेंबर उसका उल्टा करके आता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि वो मेंबर सोचे कि मैं वोट ही नहीं करूंगा, सो वो वोट करने से ही मना कर दे, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इफ अ मेंबर एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग. इसमें एक्सेप्शन ये है इन पॉइंट 2, द एक्सेप्शन इज अगर वो मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को पहले से ही बोल दे कि वो एब्सेंट होने वाला है. अगर वो पहले से बता देता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा. सेकेंडली, अगर कॉन्ट्ररी वोट करने के बाद वो मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ये एक तरह से वो माफी टाइप का मांग ले, तो फिर और पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज फ्रॉम द टाइम ऑफ वोट, जब उस पर्सन ने वोट किया उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको कॉन्डोन कर देती है, मतलब एक तरह से एक्सेप्ट कर लेती है कि ओके इट्स ऑल राइट, तो फिर वो मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा.
सो इसका एक्सेप्शन है। द थर्ड पॉइंट इज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर बीइंग इलेक्टेड तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होते, तो अगर वो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो दे विल बी डिस्क्वालीफाइड। फोर्थ पॉइंट इज नॉमिनेटेड मेंबर। सो नॉमिनेटेड मेंबर कैन ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड। नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। If the nominated member joins any political party within 6 months, they won't be disqualified. But if they do so after 6 months, so they will be disqualified. So these are some of the methods in which the elected member of the parliament as well as the legislative assembly can be disqualified. We have 2 important articles. One article is Article 102 and Article 191. सब क्लॉज 2 दोनों के सब क्लॉज 2 में अगर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपी डिस्क्वालीफाई होता है 10 शेड्यूल के अंदर तो इट इज इन आर्टिकल 102 एंड इफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज बीइंग डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द शेड्यूल 10 देन इट कम्स अंडर आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2। अब हम देखेंगे कि अगर मेंबर डिस्क्वालीफाइड हुआ है तो उसमें फाइनल डिसीजन कौन लेगा। हु विल डिसाइड कि मेंबर डिस्क्वालीफाई होना चाहिए या फिर वो होगा। सो इट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द स्पीकर और द चेयरमैन एज द केस में बी। स्पीकर इन द लोकसभा, चेयरमैन इन द राज्यसभा। सो पहले क्या होता था, जो डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेगा उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इनिशियली द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मींस इट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट इन 1993 केम द किहोटो होलेनहॉर्न केस, जिसमें ये प्रोविजन लाया गया कि डिस्क्वालिफिकेशन चैलेंज किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने डिस्क्वालीफाई किया है तो वो मेंबर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है। सो दिस कुड बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर जो कोर्ट है वो इंटरफेयर बीच में नहीं कर सकता। जैसे सारी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो बीच में वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। आफ्टर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज गिवन द डिसीजन, उसके बाद ही जो कोर्ट है वो इंटरफेयर कर सकता है। सो इट इज टू बी नोटेड दैट इट कैन नॉट इंटरफेयर इन बिटवीन आफ्टर द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ओनली देन द डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड। नाउ वी विल सी द एक्सेप्शंस ऑफ द शेड्यूल 10। तो क्या क्या एक्सेप्शंस है, अभी हमने देखा डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं जब डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, तो वो कौन से ऐसे केसेस हैं। दीज आर द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन इज द मर्जर। मर्जर अलाउज मीन्स दिस इट अलाउज द मर्जर ऑफ शेड्यूल 10 अलाउज द मर्जर ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी विद अनदर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी इफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर आर इन फेवर। मतलब अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स उस पार्टी से निकलना चाहते हैं, उस पार्टी से निकल के किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहते हैं, या फिर वो अपनी दूसरी सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, तो अगर 2/3 मेंबर्स इकट्ठे बाहर निकलेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। सो 2/3 member, they can either join some other political party, they can merge with them, or they can form their separate political party. They won't be disqualified. So at least 2/3 of the members फेवर में होने चाहिए. इट इज इम्पोर्टेंट. ये जो 2/3 का कॉन्सेप्ट है, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया. उसके पहले था 1/3 मेंबर्स. मतलब अगर 1/3 मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें पार्टी को लीव करना है, तो दे वोंट बी डिस्क्वालिफाइड. लेकिन इसके मतलब इट इज क्वाइट लेस नंबर. 1/3
जैसे बहुत छोटे स्टेट्स हैं, उनमें अगर 9-10 मेंबर्स भी 1/3 दे कैन फॉर्म, तो इतने मेंबर्स को भी किसी बाहर की पॉलिटिकल पार्टी ने किसी भी तरीके से अगर अपने फेवर में कर लिया तो वहां वो गवर्नमेंट गिर सकती थी। तो 1/3 मेंबर्स आसानी से किसी पॉलिटिकल पार्टी में स्विच कर सकते थे, इसलिए इस नंबर को बढ़ा के 2/3 कर दिया गया। नाउ इट इज अ बिट टफ 2/3 मेंबर्स को परसुएट करना। बट जैसे कि पहले क्या था, अगर एक मेंबर बाहर निकलेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 2/3 मेंबर निकलेंगे तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। सो दिस इज द होल सेल, ढेर सारे मेंबर्स। नाउ let's see the advantages of Schedule 10. तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ऑफ कोर्स इसीलिए इसे लाया गया। तो इससे क्या होगा, क्योंकि मेंबर आसानी से पार्टी को नहीं छोड़ पाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट रहेगी, जल्दी से सरकारें नहीं गिर जाएंगी, वो काम कर सकेंगी, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट होगी। सेकेंड क्या है, कैंडिडेट्स रिमेन लॉयल टू द सिटीजन्स एंड पॉलिटिकल पार्टी। बहुत बार ऐसे होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि हम किसी मेंबर को इसलिए इलेक्ट करते हैं ताकि क्योंकि उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी हमें पसंद आती है। तो अगर मेंबर्स पार्टी को स्विच कर देंगे, किसी सिटीजन ने किसी कैंडिडेट को इसलिए चूज किया बिकॉज ही बिलोंग्स टू सम पार्टी जिसकी आइडियोलॉजी उसे अच्छी लगती है, लेकिन वो पार्टी ए से इलेक्ट होके आया, लेकिन उसके बाद उसने पार्टी बी ज्वाइन कर ली, तो ये तो सिटीजन के साथ इनजस्टिस हो गया। इसलिए उसको रोकने के लिए, मतलब लॉयलिटी टू सिटीजन मेंटेन रखने के लिए, ये शेड्यूल 10 is advantageous. So they can the members or the legislatures they would be loyal to the citizens and the political party. Third is it promotes the party discipline. Party discipline अगर ऐसे मेंटेन करेगा कि सारे मेंबर्स का सेम से होगा, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रेरी या फिर एब्सटेन करता है वोटिंग से तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस तरह से जितने भी एक पॉलिटिकल पार्टी के जितने मेंबर्स होंगे उनका मोस्ट ऑफ द टाइम सेम डिसीजन होगा किसी इश्यू पर, किसी बिल पर। तो इस तरह से पार्टी में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी, मींस ऑल द मेंबर्स विल हैव अ सेम से। तो इस तरह से पार्टी डिसिप्लिन। एंड द फोर्थ इज इट रिड्यूसेस द करप्शन एट पॉलिटिकल लेवल। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता तो किसी एक मेंबर को आसानी से कोई बाहर की पार्टी उसे अपने में मिला सकती थी, लेकिन अभी क्या है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स को साथ में आना पड़ेगा। अगर कोई इंडिविजुअली या कम में निकलता है तो दैट वुड बी डिस्क्वालीफाइड। तो करप्शन कैसे कम करेगा, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग होती है। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब पैसे का लालच दे करके किसी को पार्टी में अंदर कर ले, तो उस तरह से करप्शन भी पॉलिटिकल लेवल पे कम किया जा सकता है। इट इज एक्सपेक्टेड। अब व्हाट इज द रियलिटी वी ऑल नो। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ शेड्यूल 10। तो अभी बहुत सारे इश्यूज हैं शेड्यूल 10 से रिलेटेड एंड देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डिमांड टू रिफॉर्म दिस। So let's see some of the limitations or drawbacks. Firstly, the presiding officer can take the case when any member files a complaint. तो presiding officer होता है वो तभी इसको ले सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन के केस को या फिर क्या चल रहा है उसको देख सकता है जब कोई मेंबर कंप्लेंट फाइल करे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने आप से नहीं कुछ कर सकता, सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं कर सकता, अपनी तरफ से कुछ नहीं, अनलेस कोई पिटिशन या कंप्लेंट फाइल नहीं की जाती। सेकेंडली, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इट्स नॉट मैंडेटरी टू टेक डिसीजंस इमीडिएटली। अगर यहाँ से आया देयर हैज बीन अ कंप्लेंट, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, जरूरी नहीं है कि तुरंत वो डिसीजन ले। ही कैन थिंक, ही कैन इंक्वायर इनटू द मैटर और उसके बाद वो डिसीजन ले सकता है। सो इट्स नॉट मैंडेटरी to decide immediately. Thirdly, presiding officer can inquire whether the resignation is voluntary or genuine. तो presiding officer के पास ये authority होती है कि अगर MPs, MLAs का resignation उसके पास आता है तो वो उसको inquire कर सकता है, वो पता कर सकता है कि ये जो resignation है वो
उस मेंबर ने अपने आप से अपनी इच्छा से दिया है या फिर उसे बाहर से प्रेशराइज किया गया है और वो जेन्युइन है या नहीं, तो इन सब मैटर्स पे वो इंक्वायर करके ही वो डिसीजन देगा। सो प्रॉब्लम ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो जो गवर्नमेंट पावर में होती है, लाइक द रूलिंग कोलिशन और द रूलिंग पार्टी, उसी का मेंबर होता है। तो अगर कोई पार्टी बाहर से रूलिंग पार्टी में निकालना चाहती है, मतलब उन्हें अपनी तरफ शामिल करना चाहती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हो सकता है कि जो स्पीकर है वो उनका रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट करे। जो स्पीकर की ऑफिस है वो इम्पार्शियल है, लेकिन क्योंकि स्पीकर उसी पॉलिटिकल पार्टी से है तो समटाइम्स ही कैन बी पार्शियल, तो वो रेजिग्नेशन को नहीं ले सकता और वो मना कर सकता है, और या तो उसको बहुत एक्सटेंड कर सकता है। ही कैन एक्सटेंड अप टू सो मेनी डेज और इवन अप टू मंथ्स, तो वो डिले कर सकता है प्रोसेस को। तो इस तरह से इंस्टेबिलिटी होती है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड वी हैव सीन द केसेस इन कर्नाटका, मध्य प्रदेश। सो इसीलिए शेड्यूल 10 को रिव्यू करने की जरूरत है और इसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। So, according to me, that's all for this. And if you find the video useful, please do like, share and subscribe. Thank you. Have a good day.